देखेंगे इसके बारे में। राइट डाउन अ मोटरसाइकिलिस्ट हैविंग मास एम, अ मोटरसाइकिलिस्ट हैविंग मास एम मूविंग with a constant speed v, a motorcyclist having mass m moving with a constant speed v on a curve path so in the figure 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 ऑन अ कर्व पाथ सो इन द फिगर। ठीक है ना। अब सोचो हम लोग जब इनके बारे में स्टडी करेंगे, व्हेन वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट, देन हमारे पास में मोशन कौन कौन से बात होगा। ए से बी तक जाने के लिए एक अलग कहानी चलेगी, ठीक है ना। फिर सेकेंड नंबर में कहाँ से कहाँ तक के लिए होगा, बी से सी तक चलने के लिए होगा कि नहीं होगा। फिर हमारे पास में कहानी कहाँ से होगा, थर्ड नंबर में सी से डी तक चलने के लिए होगा कि नहीं होगा। फिर हमारे पास में कहानी कहाँ से कहाँ तक का लिए होगा, डी से ई तक के लिए होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास में 4 केसेस होंगे, 4 केसेस के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। चलिए आइए इधर देखिए, 4 केसेस के अंदर में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो लिखिएगा पॉइंट बना करके। देयर आर 4 केसेस, there are 4 cases will be here. There are 4 cases will be developed there. There are 4 cases will be here. सिंपल सी बातें हैं, will be here. फर्स्ट लिखेंगे A to B, B to C, C to D and D to E. फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे लिख लेना, A to B, B to C, C to D and D to E. इन 4 केसेस में फर्स्ट एंड थर्ड लिख लेना। इन दिस 4 केसेस फर्स्ट एंड थर्ड आर द इक्वल केसेस। 4 केसेस हैव इन दिस, मतलब इन दिस लिख लेना, फर्स्ट एंड third are the same type of motion. First and third are the same type of motion. First and third are the same type of motion. First and third are the same type of motion. बच्चा जल्दी जल्दी लिखो, first and third are the same type of motion. So now write down the motion of the motorcyclist from A to B. Motion of the motorcyclist from A to B. देखो बच्चा, फ्रॉम A to B की बात कर रहे हैं हम लोग। जब A पॉइंट से कोई मोटरसाइकिलिस्ट कहाँ पे जाएगा, बोलो B पॉइंट पे जाएगा। तो A to B तक जाने के लिए आप सोच के देखो, एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है A to B जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है बच्चा, A से B तक जा रहा है। मैं कहीं पे बना लूँ, यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया होगा ये मोटरसाइकिलिस्ट, किसी एक जगह पे पहुँच गया होगा कि नहीं पहुँच गया होगा। अब मोटरसाइकिलिस्ट का मास कितना होगा, m, तो नीचे क्या लगने वाला है, सीधा सीधा बोलो mg। अच्छा इसका सेंटर किधर होगा, कहीं इधर सेंटर होगा कि नहीं होगा। अरे बच्चा किधर, इधर सेंटर होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना, सेंटर इधर होगा कि नहीं होगा। एक बार सच सच बता दो, इधर होगा कि नहीं होगा। अब मैं कोई एक पॉइंट से इसका एंगल बना लूँगा, सर ये एंगल कितना होने वाला है, थीटा एंगल मान लूँगा। अरे मान लूँगा कि नहीं मान लूँगा। अब सोच के देखो, अगर ये एंगल थीटा माने हैं, थोड़ा सा इसको सीधा सीधा बना लेते हैं ताकि अपने को समझ में अच्छे से आए। थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको कर लिया है, थोड़ा सा कर्व पाथ को और सीधा कर लेते हैं ताकि स्टडी अच्छे से हो पाए हमारे लिए। तो ये एंगल को हमने क्या मान लिया है बच्चा, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा सही से दिख रहा है तुम लोगों ने, सही से रुक जाओ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा बस इसको क्या करना है, हमें कर्व टाइप के बनाने के लिए हमने इसको इस तरह से माना, ये टॉप पॉइंट पे जा कर करके पहुंच गया है, ठीक है ना। अब बोलो ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर होगा, ओ पॉइंट इज द सेंटर। अब सोच के तुम में से कितने बच्चे बताना चाहते हैं मेरे को यहाँ पे
कि mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा ये बताइए। सीधा ऊपर लगेगा या ऐसे लगेगा ये बताइए। कैसे लगेगा? इधर की तरफ लगेगा कि नहीं? नॉर्मल पता चल गया तुम लोग को? लगेगा कि नहीं लगेगा? अब सोच के देखो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोई बता सकता तुम में से? mg, वेरी गुड। और इधर कौन सा कंपोनेंट? अच्छा तुम सोचो, अगर mg साइन थीटा अगर इधर की तरफ लग रहा है तो ये कभी ऊपर जा पाएगा क्या? क्या कि एक फोर्स पीछे खींच रहा है ना बार बार। इसका तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन आ जाएगा इसके बैलेंस करने के लिए? तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगने चाहिए, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा और ये ऊपर की तरफ मूव कर पाएगा। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? दो इक्वेशन लिखना है। क्या तुम में से कोई बता सकता है mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई में इसका रेडियस मान ले r, तो r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं समझ में? अरे सिंपल सी बातें है, बस इस केसेस को समझना ही हमारे लिए क्या है ना इंपॉर्टेंट है कि ये पार्टिकल जब a से b के बीच में होगा तो नॉर्मल किधर लगेगा, mg किधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ये कॉमन सेंस से सोचना है और सिंपल सिंपल बातें हो जाएगी। ठीक है ना? डायग्राम तो कभी कभी मेरे से भी खराब बन जाते हैं, लेकिन क्या समझना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अब सोचो फ्रिक्शनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे? बोलो mg साइन थीटा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुमसे यहां से नॉर्मल फोर्स पूछा जाएगा तो तुम क्या बोलोगे नॉर्मल फोर्स के लिए? सर mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू नॉर्मल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे बोलोगे कि नहीं? बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? नहीं आया समझ में? आया क्या? राइट डाउन, फटाफट राइट डाउन। तुम लोग इतने मतलब मुरझाए हुए क्यों हो? तुम लोग इतना सैड क्यों हो? क्या चीज का प्रॉब्लम आ गया? अभी तो तुम लोग आधा घंटे पहले गए थे यहां से खुश होकर करके। जल्दी लिखो। समझ में तो आ गया ना कैसे क्या बनाना है? जल्दी जल्दी करो फिर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है ना, फटाफट लिखो। दिख रहा है ना सही से तुम लोग को? ये केस नंबर फर्स्ट है चश्मा। इसको कर लिया क्या? चलो इसके बारे में लिख लेते हैं कि एज लिखना, एज द मोटरसाइकिलिस्ट मूव अपवर्ड, एज द मोटरसाइकिलिस्ट मूव अपवर्ड डायरेक्शन, एज द मोटरसाइकिलिस्ट मूव अपवर्ड डायरेक्शन, एज द मोटरसाइकिलिस्ट मूव अपवर्ड डायरेक्शन। सोचो मोटरसाइकिलिस्ट मूव करेगा जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, क्या थीटा की वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? सोच के बताओ। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या थीटा की वैल्यू घटेगा कि नहीं घटेगा? तो लिखना एज मूव मोटरसाइकिलिस्ट मूव अपवर्ड देन थीटा डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीजेस। लिख लिया क्या? जब थीटा डिक्रीज होगा, इधर सुनो, थीटा डिक्रीज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। देन थीटा डिक्रीजेज एंड कॉस थीटा इंक्रीजेज, एंड कॉस थीटा इंक्रीजेज, एंड कॉस थीटा इंक्रीजेज। हेंस नॉर्मल फोर्स, हेंस नॉर्मल फोर्स बोलो क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बताओ। Hence normal force increase or decrease? Increase. The normal force is increases. Normal force is increases. पॉइंट बना के लिखते चलना, नॉर्मल फोर्स इज इंक्रीजेस। अच्छा सोचो थीटा डिक्रीज हो रहा है, सोचो थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है बच्चा? डिक्रीज। तो साइन थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? थीटा इंक्रीज होने पे साइन थीटा इंक्रीज करता है, थीटा डिक्रीज होने पे साइन थीटा डिक्रीज करेगा। अच्छा साइन थीटा डिक्रीज करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बोलो? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो लिख लेना इफ थीटा डिक्रीज देन साइन थीटा डिक्रीज, इफ थीटा डिक्रीज देन साइन थीटा डिक्रीज, इफ थीटा डिक्रीज देन साइन थीटा डिक्रीज, इफ थीटा डिक्रीज देन साइन थीटा डिक्रीज,
दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, that means frictional force which required to balance the mg sin theta, that means frictional force which required to balance the mg sin theta will be decrease, mg sin theta will be decrease, mg sin theta will be decrease। बात यहां तक समझ में आ गया आप लोगों का? क्या आप लोगों को समझ में आया कि हमने क्या बोला आपको कि अगर थीटा धीरे धीरे, देखो यहां से जैसे 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 ऊपर जाओगे ना, इस थीटा की वैल्यू धीरे 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 घटेगा, और जब थीटा की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगा, तो नॉर्मल फोर्स क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जितना हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है ना, उससे क्या होगा, ऊपर जाने पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू घटना चालू हो जाएगा, यानी कि कम की जरूरत होगी। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? आया क्या? तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट केस हमने, देखो यहाँ पे मैंने ये फोटो बनाया था, फोटो के अंदर में हमने फर्स्ट केस के अंदर में बोला था कि ए से बी तक के लिए स्टडी करने के लिए, तो क्या हमें समझ में आ गया ए से बी तक में क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टडी करेंगे बी टू सी के लिए, तो नेक्स्ट केस लिखेंगे बी टू सी, मोशन ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट फ्रॉम बी टू सी, मोशन ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट फ्रॉम बी टू सी, motion of the motorcyclist from B to C, motion of the motorcyclist from B to C। चलिए बनाए क्या B to C। सोचो B to C के अंदर में देखो तो बच्चा, B to C के अंदर में कुछ इस तरह से कर्व बन रहा है, यही तो B पॉइंट है बच्चा, और ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास में, C पॉइंट है कि नहीं, बोलो ना। अब सोचो बी टू सी के अंदर में मोटरसाइकिलिस्ट कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब सोचो इसका mg किधर लगने वाला है, कुछ इधर लगने वाला है कि नहीं। अब मैं बोलूंगा कि इसके सेंटर से ये वाला एंगल कितना होगा, तो थीटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो। नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, बाहर या भीतर, अभी बताओ। अभी भी किधर लगने वाला है, ऊपर की तरफ ही लगने वाला है ना नॉर्मल फोर्स। अच्छा, इसका ये एंगल अगर यहाँ पे mg लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलो इधर क्या लिखेंगे, mg cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इधर बोलो क्या लिखेंगे, mg sin थीटा। सारे बोलो ना यार। अच्छा बोलो mg sin थीटा। तो अब इसको फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ बैलेंस करेगा, नीचे की तरफ या पीछे की तरफ, तो इधर की तरफ कौन बैलेंस करने वाला है इसको। तुम में से कोई सर्कुलर मोशन का लिख सकता है क्या इक्वेशन, यहां से क्या लिखोगे, यहां से बोलो जल्दी से। ओके mg, हाँ क्योंकि इसका कांस्टेंट स्पीड तो है ही। अरे होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे बोलो क्या कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, अभी जल्दी लिखो फिर आगे की बातें करते हैं। अच्छा यहाँ पे भी तुमने देखा इक्वेशन तो सेम ही बना, लेकिन केसेस अलग हो जाएंगे यहाँ पे, देखना अभी धीरे धीरे। अच्छा यहाँ से n की एक इक्वेशन लिख सकते हो क्या तुम लोग, इधर लिख रहा हूं मैं, देखना तो n इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, सीधा लिख दो। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, mg cos थीटा माइनस mb, थोड़ा सा ये लैगिंग हो गया है, कोई बात नहीं। ये हो गया कि नहीं हो गया। अरे यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिखो फटाफट। लिख लिया तो बताना। लिख लो। चले आगे बात करें। अच्छा यहां पे तुमसे पूछेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग ऑब्जर्व करेगा ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो तुम तो कौन सा बोलो, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज पार्टिकल खुद सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। नहीं आया समझ में, ध्यान रखना इस बातें, क्योंकि हमने लिखवाया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन क्या लिखवाया था कि इट इज ऑफ फ्रेम रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि
अगर सर्कुलर पाथ पे ही कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफाइन होता है, बताया था ना। और बाहर बैठ करके कोई बंदा देख रहा है तो उसके लिए सेंट्रीपिट। चलो आ जाओ, अगर किसी बंदे ने किसी कॉपी में किताबों में ऐसे लिख दे n प्लस में mv स्क्वायर बाई आर, तो तुम्हारे लिए ये नॉर्मल बात होगी कि नहीं होगी? क्योंकि mv स्क्वायर बाई आर क्या है हमारे लिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि नहीं? यहां से भी वही लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या वही कहानी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे आएगा समझ में। लेकिन यहाँ पे बोलो नॉर्मल फोर्स इंक्रीज करेगा थीटा बढ़ने पे, जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव डाउन होगा नीचे की तरफ, थीटा बढ़ेगा या घटेगा? लिखेंगे व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम द बी टू सी, व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम द बी टू सी, व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम बी टू सी, व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम बी टू सी, व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम बी टू सी, थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस। दैट मीन्स क्या होगा बोलो? थीटा इंक्रीज करने का मतलब नॉर्मल फोर्स डिक्रीजेस, दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स डिक्रीजेस, दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स डिक्रीजेस। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? इंक्रीजेस, क्योंकि थीटा इंक्रीज करने पे देखो ना, थीटा इंक्रीज करने पे साइन थीटा भी क्या हो जाएगा बच्चा? इंक्रीज। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा, सर्कुलर मोशन का जो हम लोग डीपीपी डिस्कस करने वाले हैं, जो भी डीपीपी आपको मिला हुआ है वो डिस्कस करने वाले हैं संडे को। मतलब संडे को जो क्लासेस लगेगी हम आपको मैसेज कर देंगे कितने बजे लगेगी, उसमें ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चा? समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि सैटरडे को क्या है आपका क्लासेस एग्जाम है, तो अभी हम आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करवा रहे हैं ताकि आप एग्जाम की भी तैयारी कीजिए, क्योंकि फुल सिलेबस का एग्जाम है। तो सैटरडे को नहीं होगा, संडे को होगा। और आज ये चैप्टर अगर खत्म हो जाता है तो हम लोग अभी क्विक रिवीजन करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का, और किसका? एरर का, और सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, इन सब का आज डिस्कस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे जल्दी जल्दी पे, ठीक है ना। और उसके बाद में आप लोगों का कुछ क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस ईयर का वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कहाँ से क्वेश्चन आएगा वी डोंट नो, मतलब हम लोग नहीं जानते कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्या होंगे, कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हमें पूरे तरीके से क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए कि क्वेश्चन जो भी आए हम अच्छे से रिवीजन तो कर ले कम से कम। बात समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट लिखो, मोशन ऑफ अ साइकिलिस्ट, मोशन ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट लिखना। मोशन ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट, मोशन ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट, मोशन ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट, मोशन ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट हो जाए तो बताना। मोशन ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट, सी टू डी बोलो तो सेम ही केस है क्या? सी टू डी में क्या ए टू बी वाला ही केस है क्या? तो क्या लिखने इसको करने की जरूरत है क्या? द मोशन ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट फ्रॉम डी टू ई, फ्रॉम डी टू ई। क्या डी टू ई भी सेम है क्या? सोच के देखो, डी टू ई सेम है क्या? कैसे सेम है? डी टू ई में इसका कर्व नीचे की तरफ है, और बी टू सी में कर्व नीचे की तरफ है, और डी टू ई में कर्व ऊपर की तरफ है ना यार। नहीं आया समझ में क्या? अरे ये ऐसे है ना, दिख नहीं रहा? यहां से ये ऐसे ही तो हो करके आएगा, और यहां पे देखोगे तो ये कैसे होगा? इस तरह से होगा ना। ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ, आपने सर इसको कर्व आपने कौन सा दिया है सर? ये वाला कर्व दिया था, इसलिए ये वाला केस लिया है। अब हम ले रहे हैं डी टू ई में इस तरह का कर्व अगर होगा तो क्या होगा? सर्कल क्या होगा? तब क्या होगा? ये बातें नहीं समझ में आया क्या? अरे दो केसेस बनेंगे ना। तो चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डी टू ई, डी टू ई। अब मैं कर्व बना रहा हूं कुछ इस तरह से, समझ में आया तुम लोग को? अब अरे अब तो आ गया होगा, नहीं आया समझ में? आया क्या? अब सोचो, मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो कौन सा पाथ, बाहर इधर वाला पाथ से आएगा या इधर वाले पाथ से आएगा? अंदर वाले से या बाहर वाले से? गजब, इधर से आएगा ना।
उड़ गए तोते। किधर से आएगा? अच्छा इस वाले पार्ट से आएगा। देखो तो मैं जो बना रहा हूं वो सही है क्या? अच्छा सोचो mg किधर लगने वाला है? नॉर्मल फोर्स बोलो तो। अच्छा इसको ही ऐसे बना दिया जाए क्या? अरे जल्दी करो। ठीक है तब फिर ठीक है, तब फिर चलो इधर। हमें लगा कुछ है तो बता दो। क्या यही एंगल थीटा होगा? सही है ना? ठीक है, इधर क्या लगने वाला है इस बार? समझ में आया? नॉर्मल किधर लगा, बाहर या भीतर? ठीक है ना? अच्छा सोचो ये अगर ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है हमको? तो बोलो इधर क्या लिखेंगे? आज तुम लोग एकदम ताकत उकत नहीं खाओ करके नहीं आए क्या अभी तक? कल तो पूरा एकदम ताकत में थे, पूरा एकदम शरीर में जोश था एकदम। आज तो एकदम बैठे हुए एकदम ऐसे। कोई पीट उठ दिया क्या रास्ते में आते समय? हाँ चलो बोलो क्या लिखेंगे, इक्वेशन बोलो जल्दी से। n माइनस एम जी हाँ इज इक्वल टू लिखेंगे कि नहीं? n इज इक्वल टू अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा? तो किधर की तरफ लगा दे? बोलो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू। अब बोलो कि आगे जैसे जैसे ये बंदा आगे बढ़ते जाएगा, बोलो मोटरसाइकिलिस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा क्या होने वाला है ये बताओ? एंगल डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। अच्छा एंगल डिक्रीज तो बोलो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज? तो नॉर्मल फोर्स लिखो, पहले इतना तक बना लो फोटो और उसके बाद में इसके बारे में लिखवा देते हैं। कर्व बदल गया ना यार। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो किधर की तरफ है? जिधर मास है उधर लगेंगे ना नॉर्मल के, इधर थोड़े ही लगेंगे। भीतर से है ना मास। अरे कर्व के अंदर से है ना मास, इस तरह से है ना। अब बताओ नॉर्मल फोर्स किधर लगेंगे? इधर लगेंगे ना। तो बस इसीलिए सेंटर की तरफ लिया, इसीलिए तो 3 केसेज हुए। नहीं समझ में आया क्या तुमको? तभी तो हमने 3 केस, तभी तो इसका नाम, टॉपिक का नाम डाले कि मोटरसाइकिलिस्ट का कर्व पाथ पे मूव करेगा तो क्या क्या चीज होगा। क्या कि नॉर्मल फोर्स 2 जगह तो सेम लग रहे थे, लेकिन तीसरे जगह पे क्या हो गए, जब कर्व जो था अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से आए तो नॉर्मल फोर्स किधर लगने लगा? ऊपर। अब इसके अंदर में लिख लेना इफ थीटा, कितना छापोगे? इफ, चलो लिखो, कर लो जो करना है करो। एकदम टाइम बर्बाद करने में तुम लोग तो आगे हो ही। लिख लिए आप? बोले चलिए फिर से लिखिए। इफ वी मूव डी टू ई, इफ वी मूव डी टू ई, इफ वी मूव डी टू ई, इफ वी मूव डी टू, लिख क्यों नहीं रहे हो तुम? एक तो लेट आए हो तुम, रोज लेट आने का आदत बना ली हो तुम। इफ वी मूव डी टू ई, इफ वी मूव डी टू ई थीटा डिक्रीजेस, 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 देन क्या होगा बोलो? cos थीटा, cos थीटा increases, then normal force also increases, then normal force also increases, but frictional force decreases, but frictional force decreases, but frictional force decreases। जल्दी जल्दी कर लो, एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में आप लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन करेंगे, ठीक है ना? तो जल्दी से एक कर लो, क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट, ये हो गया ना? प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट
प्रूव दैट मोटर कार मूविंग ओवर अ कन्वेक्स ब्रिज is lighter than the moving over a convex breeze is lighter, L-I-G-H-T-E-R, lighter than the same car resting on the same breeze. Lighter than the same car resting on the same breeze. Same car resting on the same breeze. हो गया? करो. Lighter than the same car moving on the resting on the same breeze. B-R-I-D-Z, breeze. कन्वेक्स ब्रिज है. कन्वेक्स ब्रिज का मतलब कैसा ब्रिज होगा? इसी तरह से होगा. अच्छा, इसके ऊपर में अब सोचो, ये अगर मान लो एक कार है, समझना इधर बच्चा, समझने की कोशिश करो. एक कार जो है अगर इसके टॉप पे पहुंच गया और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो बोलो ऊपर क्या लगने वाला है, नीचे क्या लगने वाला है, mg लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है? तो बोलो नॉर्मल माइनस mg है. नहीं, अरे ये मिट जा रहा है, कभी कभी हो जाता है. बोलो नॉर्मल माइनस mg किसके बराबर होगा? बोलो कोई बात नहीं, हो जाएगा. n माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे क्या? सच सच बताना. ये लिखेंगे? कितने गधेरे हो. हाँ, यही तो बोल रहे हैं. एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर. गजब हो. हाँ, एन माइनस एम जी होगा कि एम जी माइनस एन होगा? एन माइनस एम जी होगा. चलिए आइए, बहुत अच्छा है. इतना अच्छा है कि लग रहा है कि आज आप लोग पढ़ रहे हैं. चलिए, कम से कम डाउट तो आ रहा है. कभी कभी तो डाउटे नहीं आता है. चलिए ये बताइए कि ये कार जो मूव कर रहा है, ये जो कार मूव कर रहा है, हमने जो लिखा है वो हमारा सच है, लेकिन आपको प्रूफ कराते हैं. ये जो कार मूव कर रहा है, ये कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे. अच्छा, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था. कार पे जो बैठा हुआ इंसान होगा उसको कौन सा फोर्स महसूस होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इस कार के ऊपर में जो बैठा हुआ है उसको किधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हुए दिखेगा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है या सेंटर से बाहर लगता है? थप्पड़ जब लगेंगे ना तब सुधरोगे तुम. किधर लगने वाले हैं? एम बी स्क्वायर बाई आर, ऊपर लगेंगे ना. अब बोलो क्या लिखेंगे? एन प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी लिखेंगे. तो एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब हमने जो लिखा था एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये गलत था या सही था? तब फिर कैसे तुम लोग कर रहे थे? हाँ, मतलब पूरा कहानी खत्म हो गया और अभी कहानी में तुमको ना एम जी लिखने आ रहा है. आधे लोगों का एम जी नहीं लिखने आ रहा है और ना सेंटर का तरफ लगेगा फोर्स या ऊपर लगेगा, पता नहीं चल रहा है. मतलब कितना रिवाइज कर रहे हो ये पता चल रहा है. अब सोचो, अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है, छोड़ो क्वेश्चन पे आओ. अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है, अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो बोलो इसको नॉर्मल फोर्स क्या mg में से कम हुआ कि नहीं हुआ? mg में से कुछ डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी लाइटर वेट होगा या हेवी वेट होगा? यार गजब हो तुम लोग ना, एकदम बोलना ही नहीं है. कसम खा के आए हैं, उनको कुछ आता नहीं है. अब बताओ, अगर रुका हुआ ऊपर तो क्या होगा? ऊपर
नीचे क्या होगा, नॉर्मल फोर्स बराबर कितना होगा, पहले फोर्स ज्यादा था, रुका हुआ था तो ज्यादा फोर्स लगा रहा था, या चल रहा था तो ज्यादा फोर्स लगा रहा था। यही ना क्वेश्चन पूछा है यार, कम से कम थोड़ा सा ध्यान तो दे दिया करो गधेरो। जल्दी जल्दी करो फटाफट। फटाफट कर लो, एक और क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए, अगर ये हो जाएगा तब। जितना पॉसिबल हो सकता है केसेस, जितना पॉसिबल हो सकता है सर्कुलर मोशन में, वो ऑल केसेस हमने ले चुके हैं। अब कुछ चीज़ें जो है सीखेंगे हम लोग क्वेश्चने बना कर करके, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे कि सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन का थ्योरी पार्ट्स एंड थ्योरी विथ क्वेश्चंस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं यहीं पे बच्चा कंप्लीट करते हैं। और हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ा देर के बाद में, 5 मिनट के अंदर में, क्या चीज़ के लिए, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर, एंड उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट एंड राउंड ऑफ। ठीक है, ये हम लोग 20 से 25 मिनट के अंदर में इनको हम लोग क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे, और उसके बाद में आप लोग को छुट्टी कर देंगे। और घर पे जा करके क्या कीजिए कि पूरे अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्जाम, देखो एग्जाम में नंबर आना अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर थोड़ा कम नंबर भी आ रहा है ना तो डरना नहीं है, लेकिन एग्जाम, जिस चीज़ का एग्जाम हो, चाहे जो चैप्टर का एग्जाम हो ना, उस चैप्टर का रिवाइज कर करके आना इम्पोर्टेंट है। नहीं समझ में आया क्या? जितने चैप्टर है, हमने आपका सारा डीपीपी जितना करवा रखा है, हर चैप्टर का करवा रखा है डीपीपी। आपको क्या करना है कि आपको, जैसे एग्जाम अभी क्या है कि पीछे के सारे चैप्टरों का एग्जाम है, तो सारे चैप्टर का क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए और डीपीपी को दोबारा सॉल्व कीजिए। बात समझ में आएगा नहीं? इतना कर लीजिएगा ना तो आपको पूरे साल में एक चैप्टर 3 या 4 बार तो एग्जाम के थ्रू ही आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो एक चैप्टर के 2 एग्जाम हो रहे हैं, तो आप साल में पूरे चैप्टर का देखोगे तो 2 बार तो ऐसे ही आपका रिवीजन हो गया। उसके बाद फुल सिलेबस के साथ रिवाइज हो रहे हैं, इसका मतलब तीसरे टाइम हो गए। इसके बाद में पूरा जब 11th खत्म हो जाएगा तब फिर फुल सिलेबस 11th का होगा, 4 से 5 टेस्ट, उसके लिए 3 से 4 बार भी अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो टोटल 5 बार रिवीजन होगा आपका एक चैप्टर का। और टोटल 5 बार एक रिवीजन होगा ना, और उसके बाद में आप हर बार डीपीपी बनाइएगा ना, उसी डीपीपी को, जितने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है डीपीपी के अंदर में, आप देखिएगा दोनों डीपीपी है ना आपके पास में, सीट भी है और वो 200 क्वेश्चन वाले भी डीपीपी मिल रहे हैं। तो दोनों अगर डीपीपी को सॉल्व करते हैं ना तो आप हर बार देखिएगा एक नया कंसेप्ट आपको मिलेगा। आपने इतने दिनों से पहले से पढ़ चुके हैं, सारे चैप्टर है, न्यूटन सॉरी क्या कहते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें हो चुका है ना। फिर भी अगर आप फिर से दोबारा पढ़िएगा तो आपको नया चीजें दिखेगा उसके अंदर में, दिखेगा कि नहीं कि अरे यार ये वाला छूट जा रहा था पहले, अब ये वाला हमको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। तो चीजें इस तरह से क्या होगा कि आपके अच्छे होते चले जाएंगे।